नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कमाल की ताकत की जो एक तरफ तो बड़े बड़े पुलों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती है और दूसरी तरफ हमारे सबसे पसंदीदा गानों को हिट बना देती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कहाँ तबाही और कहाँ मेलोडी। पर यकीन मानिए, इन दोनों के पीछे साइंस का एक ही जबरदस्त सिद्धांत काम कर रहा है। तो फिर चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब है रेजोनेंस, जिसे हम हिंदी में अनुनाद कहते हैं। अब ये है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी चीज़ की एक खासियत है। जब उससे उसकी अपनी कह लीजिए पसंदीदा लय पर या ताल पर थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाए तो उसका कंपन, उसका वाइब्रेशन कई कई गुना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आखिर ऐसा होता कैसे है कि एक जरा सी फुसफुसाहट एक जबरदस्त दहाड़ में बदल जाती है? चलिए इसको 3 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहला, दुनिया में हर चीज की, चाहे वो कुछ भी हो, कांपने की अपनी एक फेवरेट स्पीड होती है। इसे ही हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दूसरा, जब कोई बाहर की ताकत ठीक उसी स्पीड से उसे बार बार हल्का सा भी पुश देती है तो सारी की सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा होने लगती है और इसका नतीजा ये होता है कि वाइब्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये झूले वाला एग्जाम्पल तो एकदम परफेक्ट है। सोचकर देखिए, अगर हम झूले को गलत टाइम पर धक्का दें तो क्या होगा? झूला धीमा हो जाएगा। लेकिन अगर हम हर बार बिल्कुल सही पल पर, जैसे ही झूला हमारी तरफ वापस आए तभी धक्का दें तो हमारी छोटी सी ताकत भी उसे कितना ऊंचा पहुंचा सकती है। बस यही तो है रेजोनेंस का कमाल। और ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, असल दुनिया में इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। 1940 में टकोमा नैरोस ब्रिज के साथ ठीक यही हुआ था। एक सुबह पुल में अजीब सा घुमाव शुरू हुआ और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में ये वाइब्रेशन इतना ताकतवर हो गया कि पुल ने खुद को ही तोड़ दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? उस दिन कोई भयंकर तूफान नहीं आया था। हवा की रफ्तार बस 42 मील प्रति घंटा थी। मतलब पुल हवा के जोर से नहीं टूटा, बल्कि हवा की ताल से टूटा। हुआ ये कि हवा की लय पुल की अपनी नेचुरल वाइब्रेशन की लय से मैच कर गई और बस एक छोटे से कंपन ने एक बहुत बड़ी तबाही मचा दी। लेकिन रेजोनेंस हमेशा तबाही नहीं मचाता। असल में ये तो संगीत की दुनिया की बुनियाद है। तो चलिए अब देखते हैं कि यही सिद्धांत तबाही की जगह सुर और ताल कैसे बनाता है। असल में हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तरह की रेजोनेंस मशीन ही है। सोचिए, जब गिटार का तार वाइब्रेट करता है तो उसकी जो खोखली बॉडी होती है ना, वो उस वाइब्रेशन को पकड़ लेती है और उसे कई गुना बढ़ा देती है। और इसी वजह से एक हल्की सी आवाज एक खूबसूरत गूंजती हुई धुन बन जाती है। अब सोचिए, अगर दुनिया भर के म्यूजिशियंस को एक साथ एक ही धुन में बजाना हो तो क्या चाहिए? एक स्टैंडर्ड। बस यहीं पर एंट्री होती है कॉन्सर्ट पिच यानी A440 की। ये एक तरह का ग्लोबल अग्रीमेंट है कि ए सुर जो है वो 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ही सेट किया जाएगा। ये म्यूजिक की यूनिवर्सल भाषा का एक जरूरी हिस्सा है। वैसे इस स्टैंडर्ड को सेट करना इतना आसान भी नहीं था। इसमें कई दशक लग गए। इससे पहले तो हर ऑर्केस्ट्रा अपनी अपनी धुन पर चलता था। लेकिन आज जब एक ऑर्केस्ट्रा ट्यूनिंग करता है तो हर एक साज उसी एक मैजिकल नंबर 440 हर्ट्ज पर सेट किया जाता है, ताकि सब मिलकर संगीत का वो जादू पैदा कर सकें जो हम सुनते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे एक ही सिद्धांत रेजोनेंस तबाही भी मचा सकता है और खूबसूरत संगीत भी बना सकता है। अब इसी आइडिया को लेकर चलते हैं एक मॉडर्न डिबेट की तरफ। क्या आजकल का पॉप म्यूजिक अपनी मेलोडी की गहराई, अपनी हार्मोनिक रिचनेस खोता जा रहा है? सवाल सीधा सा है, क्या पॉप म्यूजिक जरूरत से ज्यादा सिंपल होता जा रहा है? क्या कॉर्ड्स और धुनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कम हो रही है? और अगर ऐसा है तो क्या इससे संगीत का इमोशनल रेजोनेंस, उसकी जो दिल को छूने की ताकत है, वो भी कम हो रही है? देखिए, इस बहस के 2 पहलू हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि पुराने गानों में जो कॉर्ड्स थे, जो मेलोडी थी, उसमें ज्यादा गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी होती थी। वहीं दूसरी तरफ आज का पॉप म्यूजिक अक्सर बस कुछ गिने चुने 4 कॉर्ड्स के लूप पर ही चलता रहता है। यहां फोकस मेलोडी से ज्यादा बीट और प्रोडक्शन पर होता है। और ये सिर्फ हवा में कही गई बातें नहीं हैं, बल्कि आंकड़े भी कुछ यही कहानी बताते हैं। जरा देखिए, आजकल के टॉप हिट्स में से करीब करीब आधे गाने एक ही जैसे 4 कॉर्ड्स के पैटर्न पर बने हुए हैं। ये साफ साफ इशारा करता है कि म्यूजिक एक तरह से स्टैंडर्डाइज्ड हो रहा है। तो इस सिंप्लिसिटी का असर क्या होता है? हाँ, गाने कैची हो जाते हैं, जल्दी जुबान पर चढ़ जाते हैं और पूरी दुनिया में हिट हो जाते हैं।
लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि इस पॉपुलैरिटी की कीमत कहीं हम म्यूजिक की वैरायटी और उसकी गहराई को खो के तो नहीं चुका रहे। तो फिर यहाँ से आगे क्या? म्यूजिक का ये जो ट्रेंड है, ये साउंड के साथ हमारे रिश्ते के बारे में हमें क्या बताता है? इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ सिंपल म्यूजिक लोगों तक आसानी से पहुंचता है, उन्हें जोड़ता है, डांस करने के लिए या काम करते हुए बैकग्राउंड में सुनने के लिए एकदम बढ़िया है। लेकिन दूसरी तरफ एक डर ये भी है कि हम म्यूजिक में वो सरप्राइज वाले मोमेंट्स, वो इमोशनल गहराई खो रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स मेलोडी से ही मिलती है। क्योंकि आखिर में बात सिर्फ कॉर्ड्स या नोट्स की नहीं है ना? असली रेजोनेंस तो तब होता है जब कोई धुन, कोई गाना सीधा दिल तक पहुंचता है, जब म्यूजिक और सुनने वाले के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, और वही कनेक्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि क्या म्यूजिक हमारी पसंद के हिसाब से बदल रहा है, या फिर म्यूजिक बनाने और सुनने का ये नया तरीका ही हमें बदल रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।